हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, मेरा नाम संदीप सिंह है और लॉजिकल रीजनिंग के आज के इस सेशन में मैं कंटिन्यू करने वाला हूं द टॉपिक कैलेंडर, जिसकी थ्योरी मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आप सबके साथ शेयर की थी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी, देखिएगा जरूर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले, क्योंकि कैलेंडर चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स, एंटायर कॉन्सेप्ट्स, सब कॉन्सेप्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर, उसके बाद सेंचुरीज क्या होती हैं, ईयर्स क्या होते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन आपके साथ में शेयर किया है। एक क्विक रिवीजन हालांकि मैं यहां पर भी लूंगा, लेकिन वो वाली वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कैलेंडर्स। नाउ एक क्विक रिव्यू करते हैं इस कैलेंडर के बारे में। ग्रेगोरियन कैलेंडर की हम स्टडी कर रहे हैं। यह नाम पड़ा पोप ग्रेगरी द 13th के नाम पर, जिन्होंने 1582 में कैथोलिक चर्च में बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिनमें से ये वाला भी एक रिफॉर्म था। ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसमें बेसिकली दो प्रकार के ईयर होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी ईयर विच कॉन्स्टिट्यूट्स 365 डेज एंड द सेकंड वन इज लीप ईयर विच कॉन्स्टिट्यूट्स 366 डेज। 366 डेज इसलिए क्योंकि हर 4 साल के बाद 29 फरवरी का एक दिन एक्स्ट्रा आता है। लीप ईयर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। एनी ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज अ लीप ईयर, बट नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर, बट एवरी 4th सेंचुरी इज अ लीप ईयर। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने थ्योरी के सेशन में आपके साथ डिस्कस किया है। नहीं समझ में आएगा तो प्लीज गो ऑन टू द थ्योरी वीडियो, आप पूरा उसे ब्राउज करके देखिए, बार बार आगे पीछे कीजिए और अच्छे से समझिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पूरे थ्योरी लेक्चर का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ डे कोड टेबल रहता है। 0 odd days is for Sunday, 6 odd days is for Saturday. It starts with 0, end with 6. It cannot be less than 0. It cannot be greater than 6 or it cannot be equal to 7 also. ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। 100 years is equal to 5 odd days, 200 years is equal to 3 odd days, 300 years is equal to 1 odd day, and 400 years is equal to 0 odd day. एंड दिस एंटायर साइकिल कंटिन्यूज, ये पूरी साइकिल आगे तक जाती है 500, 600, 700, 800 एंड सो ऑन। तो ये वो सेंचुरीज हैं जो लीप ईयर हैं। नॉट एवरी सेंचुरी इज अ लीप ईयर, बट दीज सेंचुरीज आर लीप ईयर। कौन सी? 400, 800, 1200, 1600, 2000, 100, 200, 300, 500, 600, 700, 900, 1000, 1100, ये लीप ईयर नहीं है। भले ये 4 से डिवाइड होती है लेकिन लीप ईयर नहीं है। तो इनके ऑड डेज आप सबके साथ शेयर किए हैं। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं 400, जैसे कि मैंने आपको कहा 400 और उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, कोई भी सेंचुरी जो डिवाइड बाय 4 होती है वो लीप ईयर कहलाई जाती है, वो लीप ईयर होती है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, पूरे कॉन्सेप्ट्स थ्योरी के क्लास में इन डेप्थ डिटेल में मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है आप सबके साथ में, देखिएगा जरूर। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दी प्रॉब्लम्स ऑफ कैलेंडर। अब यहां स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, सबसे पहले टाइप का प्रॉब्लम आता है। आपको एक पास्ट डेट दी होती है, आपको एक पुरानी डेट दी होती है। इट कैन बी एनी डेट, 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी, और ना कि सिर्फ बैक डेट बल्कि फ्यूचर डेट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो आप इससे। ये क्वेश्चन आया, आपको ये कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ व्हाट इज द डे ऑफ द वीक, नॉट टोटल नंबर ऑफ डेज, बट व्हाट इज द डे ऑफ द वीक ऑन 15th of August 1947। अब आपको स्टूडेंट एक डेट दी हुई है हिस्ट्री की, दैट इज 15th of August 1947, और आपको फाइंड करना है कि उस डेट पर डे कौन सा था, उस डेट पर डे कौन सा था, ये आपको कैलकुलेट करना है। सो इसे कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, उसको स्टार्ट करने से पहले समझने की कोशिश करिए कि ये जो डेट है 15th of August 1947, ये एग्जैक्टली है क्या। इसे थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको आए। यहां पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी एक टाइमलाइन बनाई हुई है। 0 AD से टाइमलाइन स्टार्ट होती है और पूरा आगे तक जाते हुए ये जो ब्लू लाइन है, ये हम आ गए हैं कंप्लीट 1946 ईयर्स पूरे कवर हो चुके हैं यहां पर। मतलब स्टार्टिंग विद 0 AD, ये वाला जो पॉइंट है, इट कैन बी टर्म्ड एज 31st of December 1946। तो 1946 ईयर्स पूरे कंप्लीटली कवर हुए हैं इसमें। लेकिन अगर आप क्वेश्चन के डेट को देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है 15th of August 1947।
1947 को अगर आप सिर्फ 1947 लिखते हैं, अगर आप सिर्फ 1947 लिखते हैं, सिर्फ 1947 लिखने का मतलब यह है कि 1 जनवरी 1947 से लेके 31 दिसंबर 1947, लेकिन क्वेश्चन में आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कहां पर, 15 अगस्त पे। क्वेश्चन में आपको 15 अगस्त पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि रेड बार के ऊपर जो आप ईयर देख रहे हैं 1947 का जो पार्ट है, दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी 1947 टिल 15 अगस्त 1947। और इसके आगे वाला जो पार्ट है, जो ऑरेंज में हाईलाइट है, इसको आपको क्वेश्चन में कंसीडर नहीं करना है, बिकॉज यहां से स्टार्ट हो जाएगा 16 अगस्त एंड 1947 वुड एंड ऑन 31 दिसंबर 1947, लेकिन क्वेश्चन में इसे इंक्लूड किया ही नहीं गया है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ 15 अगस्त तक रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो अगर आपने कैलकुलेशंस में कंप्लीट 1947 ले लिया तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट 47 लेने का मतलब यह है कि आपने 1 जनवरी 1947 से लेके 31 दिसंबर 1947 पूरा कंसिडर कर लिया, जबकि यह वाला पार्ट आपको कंसिडर नहीं करना है। इट इज नॉट कंसिडर्ड इन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में है ही नहीं। आपको फोकस सिर्फ इसके ऊपर रखना है एज फार एज द ईयर 1947 इज कंसर्न। तो यह था एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेट 1947। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947। अब सबसे पहले मैं चालू करूंगा 1947 को देखूंगा। मैं 1947 को पूरा कंप्लीट तो नहीं ले सकता, तो मैं वो वाले ईयर को लूंगा जो पूरी तरीके से कंप्लीट है और 1947 के सबसे नजदीकी है। सो आई विल कंसिडर 1946। मैं 1946 को लूंगा। आप, आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि मैंने 1947 क्यों नहीं लिया। अगर मैं 1947 लेता तो 16 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर भी उसमें आ जाता, और अगर मैं उसे कंसीडर कर लेता तो इट वुड हैव बीन एन इनकरेक्ट कैलकुलेशन। इस 1947 को ब्रेक किया, 1946 को ब्रेक किया जा सकता है एज 1946 ईयर्स, और ये 1900 को आप और ब्रेक कर सकते हो 1600 और 300 ईयर्स में। अब मैंने इसे ऐसा क्यों ब्रेक किया, उसके पीछे का कारण यह है स्टूडेंट्स, क्योंकि 1600 ईयर्स का मतलब होता है 0 ऑड डे, और 300 ईयर्स का मतलब होता है 1 ऑड डे। 300 ईयर्स का मतलब होता है 1 ऑड डे। तो ये फट से आंसर आ गया आपका 1900 ईयर्स का, दैट इज 1 ऑड डे। सो ये रीजन था कि 1946 को हमने 1900 में ब्रेक किया, क्योंकि 1600 और 300 के फॉर्म में हमको बहुत जल्दी से कैलकुलेट होकर मिल जाएगा कि 1946 में ऑड डेज कितने। अब जिस तरीके से हमने 1900 को ब्रेक किया, वैसे 1946 को भी ब्रेक करेंगे। 1946 को तो हमने ब्रेक कर दिया 1900 और 46 में। 1900 के ऑड डेज निकल गए, अब 46 को ब्रेक करेंगे। 46 में कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे, कुछ लीप ईयर होंगे। अब लीप ईयर किस तरीके से काउंट करेंगे, डिवाइड बाय 4 करके। 46 ईयर्स के पूरे ड्यूरेशन में जो नंबर ऑफ लीप ईयर्स होंगे वो स्टूडेंट्स कौन से होंगे, 4, 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड 44। अगर ये पूरे लीप ईयर्स को आप काउंट करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 11। 46 ईयर्स में से 11 अगर लीप ईयर है तो बचे 35, माइनस करना पड़ेगा, बचे 35 हो गए ऑर्डिनरी ईयर्स। एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे, तो 35 ऑर्डिनरी ईयर्स में 35 ऑड डेज, तो ये हो गया इनटू 35, दिस इज 35। और उसी तरीके से अगर आप लीप ईयर की बात करते हो तो एक लीप ईयर मतलब 2 ऑड डे, तो 11 लीप ईयर्स मतलब 11 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 22 ऑड डेज। अगर आप इन 22 को और ऐड करेंगे 35 के साथ, आपको आंसर मिलेगा 57 डेज का मतलब होता है 1 ऑड डे, क्योंकि 57 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से, इसे जब आप डिवाइड कीजिएगा 7 से, तो 7 8 जा 56 माइनस करिएगा 57 से, तो एक ऑड डे बचेगा। सो 46 ईयर्स का मतलब है 1 ऑड डे। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें स्टूडेंट्स निकल गई हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखनी है। सो 0 + 1 ऑड डे, that is nothing but 1 odd day for 1900। एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि 1946 में जो 46 ईयर्स हैं उसमें भी
वन ऑड डे है, तो दोनों में वन वन ऑड डे आ रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, दोनों में वन वन ऑड डे आ रहा है। इसको अगर मैं और थोड़ा इलैबोरेट करके एक अच्छे तरीके से आपके सामने लिखना चाहूं तो मैं इसे कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं। लेट मी जस्ट क्लीन अप द बोर्ड ताकि आपको और अच्छे से इसके कैलकुलेशन समझ में आ जाए। सो 1946 was split into two part। 1946 इसे हमने ब्रेक किया था 1600 और 300 में। इसके जो ऑड डेज आए हैं दैट इज वन ऑड डे, और 46 के जो ऑड डे आए हैं दैट इज वन ऑड डे। सो वन ऑड डे एंड वन ऑड डे, दिस गिव्स यू अ टोटल ऑफ टू ऑड डेज। दिस गिव्स यू अ टोटल ऑफ टू ऑड डेज। तो 1946 में टू ऑड डेज आते हैं। तो ये हो गया कैलकुलेशन 1946 का। अब हम एंटर करेंगे द ईयर 1947। अब जब हम ईयर 1947 एंटर करेंगे तो 1947 इज नॉट अ लीप ईयर बिकॉज 47 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो 47 लीप ईयर नहीं है। तो अब हमें ईयर 1947 के मंथ्स को ब्रेक करना है। इसमें जो मंथ्स रहेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। याद रखिएगा अगस्त के आगे नहीं लिखूंगा मैं, अगस्त के आगे नहीं लिखूंगा क्योंकि अगर सितंबर इंक्लूड कर लिया कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। जनवरी में टोटल 31 डेज। अब 1947 का फरवरी है तो लीप ईयर नहीं है, इसमें टोटल होंगे 28 डेज, 31, 30। उसी तरीके से अगर आप मई मंथ की बात करोगे तो मई मंथ में आएंगे 31, इसमें आएंगे 30, दिस गिव्स यू 31। अगस्त के जो ईयर रहें, अगस्त के जो डेज रहेंगे वो स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेट करने हैं ओनली अप टिल 15। आपको सिर्फ 15 तक कैलकुलेट करना है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त भी अगर आपने कंसीडर कर लिया आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर आएगा टोटल 15। अब आपको निकालना है ऑड डेज। दिस गिव्स यू 2 ऑड डेज, 0 ऑड डेज, 2 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। आई मस्ट करेक्ट, जनवरी और मार्च में 3 ऑड डेज रहेंगे। 2 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, 2, 3 एंड दिस गिव्स यू 1। अगर आप इन सब का टोटल करते हैं सो 3 + 3 is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। इसका जो टोटल आता है दैट इज 17 डेज। और 17 डेज का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? 17 डेज का मतलब हुआ 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज। सो 15th of August 1947, अगर हम सिर्फ ईयर की बात करें, सिर्फ ईयर 47 की बात करें तो 1st of January 1947 से लेके 15th of August 1947 में हमने कैलकुलेट कर लिए हैं टोटल 3 ऑड डेज। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको कैलकुलेट करना है पहले का कितना था। तो ये पहले के 1 ऑड डे और ये 1 ऑड डे 2 ऑड डेज हो गए, और अभी जो हमने कैलकुलेट किया 3 ऑड डेज हो गए। दिस गिव्स यू अ टोटल ऑफ 5 ऑड डेज। और 5 ऑड डेज का मतलब अगर आप डे कोड टेबल पे देखते हो तो 5 का अगर आप देखते हो तो 5 गिव्स यू फ्राइडे। तो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन डी, फ्राइडे। ऑप्शन डी, फ्राइडे वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, फ्राइडे। लेट्स मूव अहेड विद अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। इफ टुडे इज संडे व्हाट विल बी द डे ऑफ वीक आफ्टर 87 डेज। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, और अधिकतर एंट्रेंस एग्जाम्स में इसे पूछा जाता है। वेरी इजी। आज अगर संडे है तो अगला संडे 7 डेज के बाद आएगा, उसका नेक्स्ट संडे 14 डेज के बाद आएगा, उसका नेक्स्ट संडे वुड कम आफ्टर 21 डेज, उसका नेक्स्ट संडे 28 डेज के बाद आएगा। मतलब द सेम डे ऑफ द वीक विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 7 डेज। तो यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स कि इफ टुडे इज संडे व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक आफ्टर 87 डेज। 7 डेज के बाद संडे, 35 डेज के बाद संडे, 70 डेज के बाद संडे, 77 डेज के बाद संडे, 84 डेज के बाद संडे, 84 डेज के बाद आपको संडे ही मिलेगा। तो 85th डे के ऊपर होगा मंडे, 86th डे के ऊपर होगा ट्यूसडे, एंड आफ्टर 87 डेज इट वुड बी वेडनेसडे। आफ्टर 87 डेज इट वुड बी वेडनेसडे। ये चीज ध्यान रखिएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज
ऑप्शन सी वेडनेसडे, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वेडनेसडे। 86 ईयर्स के बाद में वेडनेसडे रहेगा। सो इफ टुडे इज संडे, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक आफ्टर 87 डेज? द करेक्ट आंसर इज वेडनेसडे। सो ये हो गया एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम। बहुत इजी प्रॉब्लम्स आते हैं स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, यू शुड नॉट मिस देम। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। What are the total number of days in X weeks and X days? X weeks and X days. अब X weeks प्लस X days ये पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल भी लिया होगा, लेकिन डिस्कस करते हैं। अगर आप वीक्स को कन्वर्ट करते हैं नंबर ऑफ डेज में, क्योंकि एक चीज देखिए, वीक्स में भी पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं। अब एक वीक में अगर 7 डेज होते हैं, 7 डेज, सो x इंटू 7, दिस वुड गिव यू 7x। और इस 7x में जब आप ऐड करोगे इन x डेज को, द आंसर कम्स आउट टू बी 8x डेज। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी 8x। 8x इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8x इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 7x plus 8x, option B. Moving ahead with the next question. If 17th of September 1933 was a Friday, then which day of the week was 30th of June 1989? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स। ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं ट्रांजिशन। इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, आंसर आपको ढूंढ के निकालना है। इसका कंसेप्ट कुछ इस प्रकार है कि जब आप ट्रांजिशन करते हो फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, that transition can be transition from an ordinary year to an ordinary year, from a leap year to an ordinary year, or from an ordinary year to a leap year। इसमें वो सारी चीजें आएंगी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 17th of September 1993 की अगर आप बात करेंगे तो 17th of September 1993 से अगर मैं एक साल पीछे जाता हूं 17th of September 1992, अच्छा इस दिन कौन सा डे था? फ्राइडे। मैं एक साल पीछे जा रहा हूं, अब एक साल पीछे जाऊंगा तो एक और डे कम होगा, तो फ्राइडे का क्या बन जाएगा? थर्सडे। अब यहां पर स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस ट्रांजिशन के दौरान, ये पर्टिकुलर ट्रांजिशन के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या उस ट्रांजिशन के बीच में 29 फरवरी आ रहा है क्या। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि 93 जो है वो लीप ईयर नहीं है, वो ऑर्डिनरी ईयर है, और 93 से जब आप 92 में जाते हो तो आप एंटर कर रहे हो एक लीप ईयर में। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो वाले ट्रांजिशन के दौरान 93 से 92 की जिस भी डेट से जिस डेट तक आप जा रहे हो, उस ट्रांजिशन के दौरान उसके बीच में 29 फरवरी कहीं क्रॉस हो रहा है क्या, तभी एक दिन एक्स्ट्रा काउंट होगा, अदरवाइज एक नॉर्मल डे का ही ट्रांजिशन होगा। ये चीज ध्यान रखनी है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। मान के चलिए अब आप 1992 से पीछे जा रहे हैं 91 में, अब आपको एंटर होना है 17th of September 1991 में। अब स्टूडेंट्स अगर आप ये पर्टिकुलर डेट से यहां ट्रांजिशन करेंगे तो 17th of September 1992 से जब आप पीछे जाएंगे 17 सितंबर 1991 में, इनके बीच में एक 29 फरवरी आएगा। इनके बीच में इस ट्रांजिशन के दौरान एक 29 फरवरी आ रहा है, और क्योंकि 29 फरवरी आ रहा है तो आपको एक और एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये थर्सडे था, तो ये वेडनेसडे ना होते हुए ये बन जाएगा ट्यूसडे। ये वेडनेसडे ना होते हुए ये बन जाएगा ट्यूसडे। अब आप आगे बढ़ेंगे 17th of September 1990, दिस बिकम्स मंडे, और जब आप एंटर होंगे इन द ईयर 1989, दिस बिकम्स संडे। बस आपको 17th of September 1989 मिल गया है संडे। इसके आगे आपको कैलकुलेट करना है कि और अगर आप पीछे जाएंगे तो 30 जून को क्या होगा, इतना कैलकुलेशन आपको करना है, आंसर आपको ढूंढ के निकालना है। ये आपका असाइनमेंट है, हो सकता है आप वीडियो को देखते देखते सॉल्व कर लें, ठीक है। सो ये रहा एक टाइप का क्वेश्चन। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हैं ऑन विच डेट्स ऑफ अक्टूबर 1994 डिड मंडे फॉल। ऑन विच डेट्स ऑफ अक्टूबर 94, अक्टूबर जो 94 साल का जो अक्टूबर है, उनके कौन सी डेट्स पर मंडे आएंगे, उनके कौन सी डेट्स पर मंडे आएंगे। तो इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि 1st of October
1994 को डे कौन सा था। आपको अगर 1 अक्टूबर पता चल गया, आपको इजीली पता चल जाएगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे उस पर्टिकुलर महीने के, उस पर्टिकुलर साल के पर्टिकुलर महीने के कौन सी डेट्स पर आए थे, आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा। यू विल इजीली गेट इट। तो सबसे पहले हम अगर इसे कैलकुलेट करें तो 94 का मैं कंसिडर करूंगा 1993। ऐसा मैंने क्यों किया, इसके पहले एग्जांपल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और 93 ब्रेक होगा 900, जो कि ब्रेक हो जाता है 1600 और 300 में। और 1600 मतलब 0 ऑड डेज, 300 मतलब 1 ऑड डे। इसका जो टोटल फाइनल आंसर आया दैट इज 1 ऑड डे। ये हो गया 93 में 1900 का पार्ट। अब जो बचा हुआ 92 है, 92 में कुछ लीप ईयर होंगे और कुछ ऑर्डिनरी ईयर होंगे। अब लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बड़ा आसान है। अगर 100 होता तो 25 है, 96 पर 24 आएगा, 92 पर आएगा 23। सो लीप ईयर जो है वो है 23, इनको आप इंटू 2 कर दीजिएगा तो 46 मिलेंगे। 92 में से अगर आप 23 माइनस कर देते हैं तो आपको जो ऑर्डिनरी ईयर मिलते हैं वो आपको मिलेंगे टोटल 69। इसे इंटू 1 करते हैं, आपको मिलेगा 69। सो 92 में से अगर आप 23 माइनस कर देते हैं सो यू गेट द आंसर एज 69। इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो यू गेट द सम टोटल एज 15 एंड दिस इज 115। और इसमें से अगर आपको ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7 में से। और जब आप 7 से डिवाइड करोगे सो 7 1s आर 7, 4 बच गए और ये वाला जो 5 है ऊपर आएगा। सो 7 6 42 एंड द रिमाइंडर इज कमिंग आउट टू बी 3। 3 ऑड डेज यहां पर हो गए। सो यहां पर आप देख सकते हैं 1993 के 1 ऑड डे प्लस 3 ऑड डे, दिस गिव्स यू 4 ऑड डेज। तो ये 4 ऑड डेज का कैलकुलेशन हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना है ड्यूरेशन विद इन द ईयर 1994। 93 तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 93 कैलकुलेट करना है। वो 93 कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब बात हो रही है ईयर 94 की। 94 जो है ये वाला ईयर लीप है कि ऑर्डिनरी है, इसे पता करने से पहले आपको पहले स्टूडेंट्स क्या समझना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये लीप ईयर है, ऑर्डिनरी है, डिवाइड बाय 4 करके आखिरी के 2 डिजिट्स देखिए, इट इज नॉट गेटिंग डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 1994 इज नॉट अ लीप ईयर। ये लीप ईयर नहीं है, ये ऑर्डिनरी ईयर है। इसका मतलब ये है कि इसके जनवरी में 31 डेज 3 ऑड डेज देंगे, लेकिन फरवरी में इसमें सिर्फ 28 डेज होंगे जो 0 ऑड डे होगा। मार्च वुड गिव 31 3, अप्रैल 32, मई 31 3, जून 32, जुलाई वुड गिव 31, अगस्त 31, सितंबर 30, सो 3 3 2। और अक्टूबर का सिर्फ एक ही कंसिडर करेंगे आप, क्योंकि अक्टूबर का ये 1 है, तो 1 को आप डायरेक्टली एज इट इज कंसिडर कर लेंगे। सो 3 6 8 11 13 14 15 16 19 20 एंड 22। 22 मीन्स 1 ऑड डे। 22 का मतलब होता है 1 ऑड डे, और 1 ऑड डे का मतलब होता है, आप इसे ऐड कर दीजिए 4 के साथ में, तो 4 + 1 गिव्स यू 5। सो 1st of October 94, 1st of October 1994 was Friday। हमको ये चीज पता चल गई है। 1st अक्टूबर जो था that was Friday, हमको ये चीज तो पता चल गई है। Let me just clear the board up ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। So 1st of October this was Friday, तो सैटरडे रहेगा 2nd, संडे रहेगा 3rd और मंडे रहेगा 4th एंड हियर इट कम्स। पहला मंडे था वो 4 तारीख को था, तो ऑप्शंस में अगर आप देख सकते हैं तो दिस गिव्स यू करेक्ट ऑप्शन एज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 के बाद आप ऐड करेंगे 7, यू गेट 11, इसमें प्लस 7 ऐड करेंगे यू वुड गेट 18। सो अक्टूबर मंथ जो कि 1994 का था, इसके जितने भी मंडेज थे वो 4 11 18 25 को फॉल हुए थे। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 25।
5, दैट इज 25. सो दिस वाज स्टूडेंट्स ऑल द प्रॉब्लम्स जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. एक टाइप 5 का प्रॉब्लम रह गया है जो आपके साथ डिस्कस करना रह गया है. विच ईयर विल हैव द सेम कैलेंडर एज 2002. 2002 इनमें से कौन से साल का एकदम सही सेम कैलेंडर रहेगा. हम इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि 2002 का जो 1 जनवरी है ये मंडे है, तो 2003 का 1 जनवरी होगा ट्यूसडे, क्योंकि 2002 से 2003 जो ट्रांजिशन हो रहा है वो वाला ट्रांजिशन जो है इट इज नॉट ट्रांजिशन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी ईयर टू लीप ईयर. वो ऑर्डिनरी टू लीप नहीं है. इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी टू लीप ट्रांजिशन. ये चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है. अब आगे बढ़ते हैं 2004. यहां थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि लीप ईयर आ गया, 2004 लीप ईयर है. बट 1 जनवरी जो होगा वो होगा वेडनेसडे. अब जब आप आगे बढ़ेंगे 2005 में, तो 2005 में ये वाला जो ट्रांजिशन होगा, इस ट्रांजिशन में एक 29 फरवरी क्रॉस होगा. तो 2005 का 1 जनवरी वेडनेसडे के बाद थर्सडे ना होते हुए ये होगा फ्राइडे. इट वुड बी फ्राइडे. ठीक है. उसके बाद मूविंग अहेड 2006 का 1 जैन, दिस वुड बी सैटरडे. 2006 सेम फॉर 2007 का जो होगा इट वुड बी संडे. और 2008 का जो होगा इट वुड बी मंडे. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसे पट से 2008 को मार्क कर देंगे, जबकि गलत है. इट वुड बी रॉन्ग स्टूडेंट्स. ये चीज ध्यान रखिएगा, गलत हो जाएगा. उसका कारण क्या है, 2002 एक ऑर्डिनरी ईयर है, जबकि 2008 एक लीप ईयर है. एक ऑर्डिनरी ईयर और एक लीप ईयर में एक दिन का फर्क रहता है, फिर भले ही बाकी पूरा कैलेंडर सेम क्यों ना हो, इट कैन नॉट बी सेम. सो जो फर्स्ट ऑप्शन है 2008 जो यहां देखने को लग रहा है कि करेक्ट है, इट इज नॉट द करेक्ट आंसर. तो ये करेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखिएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोसीड अहेड विथ आवर कैलकुलेशंस. तो कैलकुलेशंस को और आगे कंटिन्यू करते हैं. 1 जनवरी 2008 जो है वो आ गया है मंडे. अब 1 जनवरी 2008 मंडे से जब आप आगे बढ़ते हैं 1 जनवरी 2009, ये मंडे का क्या, अब यहां पर भी स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, 2008 लीप ईयर है, लीप ईयर में इसमें 29 फरवरी आएगा बीच में, तो मंडे का क्या बन जाएगा, ट्यूसडे नहीं बनेगा, ये बनेगा वेडनेसडे. और 2010 बनेगा थर्सडे, 2011 बनेगा फ्राइडे, 2011 बन जाएगा फ्राइडे. 2012 का जो 1 जनवरी है वो बनेगा सैटरडे, दैट वुड बी सैटरडे. अब 2012 है. अब यहां से जब आप एंटर करोगे 1 जनवरी 2013, ये जो है 2012 एक लीप ईयर है. अब यहां से यहां के ट्रांजिशन के बीच में 29 फरवरी आएगा, तो ये सैटरडे के बाद संडे ना आते हुए ये क्या बन जाएगा, मंडे. और यहां पर हमको मंडे मिल गया, एंड दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. उसका कारण क्या है स्टूडेंट्स के 2013 और 2002 ये दोनों लीप ईयर नहीं है, ये दोनों ऑर्डिनरी ईयर है. ऑर्डिनरी ईयर का अगर 1 जनवरी मंडे है तो पूरा का पूरा ईयर सेम रहेगा. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, 2013 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2013. सो दिस इज हाउ स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, कि जब सेम कैलेंडर का क्वेश्चन आता है तो दैट इज 2013. Okay, so this was students the discussion of all the problems. जितने भी problems के types होते हैं कैलेंडर टॉपिक के, वो सब मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इस वीडियो सेशन में. नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैलेंडर की थ्योरी के साथ साथ मैंने पीडीएफ फॉर्म में कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और उनके आंसर कीज भी आप सबके साथ शेयर किए हैं. आप प्रैक्टिस करते रहिएगा. आपकी प्रैक्टिस इन प्रॉब्लम शीट्स को सॉल्व करने से और ज्यादा रिजल्ट्स देगी, और ज्यादा प्रोफिशिएंट बनेंगे आप अपनी कैलकुलेशंस में. सो दिस वाज स्टूडेंट्स ऑल अबाउट लॉजिकल रीजनिंग्स प्रॉब्लम ऑन द टॉपिक कैलेंडर. आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने रिव्यूज, व्यूज, कमेंट्स, डाउट्स, डिफिकल्टीज नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. कोशिश करूंगा आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए. टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच.